वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया ज़ुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, गुज़िश्ता दिन जो डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन बिल 2021 है, उस पर जो बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशंस चल रही हैं, सेनेट से पास होने के बाद एक दफ़ा इसको इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के पास जो है वो भेजा गया है, ताकि देखा जाए कि इसकी कौन सी शिकें हैं जिन पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि क्या वो वाकई इन कॉन्ट्रवेंशन है विद इस्लामिक आइडियोलॉजी। दोनों साइड ऑफ द डिवाइड अपने अपने जो हैं इस पे आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो इसके सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन कॉन्ट्रवेंशन है विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स, और जो इसके अपोजर्स हैं, जो अपोजिशन में हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये फैमिली निज़ाम को तबाह कर देगा, ये बिल्कुल इस्लामिक कवानीन, इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट है। वो क्या रहा है इसमें हम डिस्कस करेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। सेनेटर मुश्ताक से हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। और शर्मीला फारूकी साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो पहले शुरू करती हूँ सेनेटर मुश्ताक साहब से, बिकॉज सेनेटर साहब इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने इस बिल को अपोज किया है। सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर साहब, ये बताइए कि आपकी क्या इस पे एतराज़ात क्या हैं इस बिल पे? क्यों ये कहा जा रहा है कि इस्लामिक कवानीन के मुनाफी है, या ये हमारा फैमिली सिस्टम जो है इसको तबाह कर देगा? अगर आपसे आपका पॉइंट लेना चाहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जी, और डोमेस्टिक वायलेंस के मुख्तलिफ मज़ाहिर हमें वक्तन फ़वक्तन मिलते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे तेज़ाबगर्दी भी है, बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर चेहरों के ऊपर, बिलखसूस ख़वातीन के चेहरों के ऊपर तेज़ाब डाला जाता है। बेशक यहाँ पे ख़वातीन को कत्ल भी किया जाता है। यहाँ पे स्वरा और कारोकारी का इशू भी है, जिसका निशाना भी ख़वातीन बनते हैं जी। इसी तरह बच्चों के साथ भी जो वायलेंस होता है वो मौजूद है हमारे माशरे के अंदर। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक रियलिटी है, इससे इनकार नहीं है। और वैसे भी हमारा माशरा, आपको पता है कि वायलेंस इतना है कि अभी गुज़िश्ता दिनों 2 वाक़यात इस्लामाबाद कैपिटल में, जो फेडरल कैपिटल है, 2 वाक़यात में पुलिस स्टेशन के अंदर बच्चों के साथ हुए, जिनमें बच्चों को कत्ल कर दिया गया। एक में तो उनको गोली मार दी गई जो सत्ती थे, और दूसरा भी छोटा जो हसन खान था दीर का, उसको तो पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया हवालात के अंदर। हालांकि छोटे बच्चों को पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं रखा जा सकता, और फिर उनको पुलिस स्टेशन के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस मौजूद है। हम ये समझते हैं कि आप डोमेस्टिक वायलेंस का हल जो निकालें तो वो अपने अकीदे, अपने दीन, कुरान और सुन्नत के फ्रेम, और उसके साथ साथ अपने अक़दार, अपनी रवायात का जो फ्रेम है उसके अंदर निकालें। मैंने सेनेट के फ्लोर पर भी ये कहा कि जिस तरह डेंग ज़ियाओपिंग कहा करते थे कि माओ ज़ेडुंग वो चाइनीज प्रॉब्लम के लिए रशियन सोल्यूशन ढूंढ रहा था, इस तरह आप पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स के लिए यूरोपियन सोल्यूशन ना ढूंढे, अमेरिकन सोल्यूशन ना ढूंढे। यहाँ के जो मसाइल हैं वो अपने अकीदे, इस्लाम और अपने अक़दार और रवायत के फ्रेम में आप इसको हल करें। ये जो बिल हैं, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन प्रोटेक्शन बिल 2021, इसमें भी यही इशू है कि एक तो इस बिल के ऊपर जो सबसे बड़ा मेरा एतराज़ था वो ये था कि इसमें आपने जो तारीफ की है, जिसमें आपने कहा है कि सेक्सुअल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज, साइकोलॉजिकल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज, इकोनॉमिक एब्यूज, अब ये इतनी बड़ी एक स्पेक्ट्रम है कि उसके अंदर आप उसका मिसयूज हो सकता है कानून का। जब वो मुतय्यन ना हो, दो टोक ना हो, क्लियर कट ना हो, तो उसके नतीजे में उसका एक मिसयूज हो सकता है। दूसरी बात ये है कि उसकी जो क्लास 3 के अंदर जो डिफिनीशंस की गई हैं, उन डिफिनीशन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तबाहकुन हैं। और उसमें मसलन क्योंकि क्लॉज 3 मेरे सामने खुला हुआ है, तो अगर आप इस पे बताना चाहें कि कौन सी क्लॉज 3 में आप समझते हैं कि तबाहकुन है? जी देखें, इस क्लास 3 को आप मजबूरी तौर पर पढ़ लें तो हमारे घर की स्ट्रक्चर क्या है, इसमें होम की डिफिनीशन भी है। घर में वालिदैन होते हैं, औलाद होता है, बहन भाई होते हैं, या रिश्तेदार भी, जिस तरह इसमें लिखा गया है, और उसके साथ खिदमत करने वाले लड़का या लड़की, मर्द या औरत, ये सब होते हैं। सही। अब आप देखें, ये पूरी डिफिनीशन आप पढ़ लें, इसमें जो वालिदैन का मुकाम है हमारी दीन के अंदर, आप क्लास 3 को जो पढ़ लेना तो उसके डिफिनीशंस को आप पूरा एक नजर देख लें तो हमारे हमारे माशरे के अंदर घर के अंदर वालिदैन होते हैं, औलाद होता है, ठीक है, उसके साथ जो है बहन भाई होते हैं, बिल्कुल ठीक है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, खिदमत करने वाले लड़का लड़की या मर्द औरत भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है,
अब आप देखिए इसमें माँ बाप का कोई रोल आपको नजर आ रहा है? इसमें बड़ों का छोटों के लिए कोई रोल नजर आ रहा है आपका? इसमें जो चीजें लिखी गई है उसमें तो घर के वालिदैन को, घर के बड़ों को, घर के छोटों को, सबको एक ही तरह डील किया गया है। और ये जो खानदानी निजाम है जो कि हमारा एक अब से कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर है हमारी सोसाइटी का, उसके कोलैप्स का बाइस बनेगा और इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है, इनफिरादियत की, कि हर बंदा। सर लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ, ये मेरे पास नहीं सर, इसमें शिकायत करेगा तो शिकायत के ऊपर माँ बाप के खिलाफ भी एक्शन ले सकेगा। और किन चीजों के ऊपर शिकायत करेगा? प्राइवेसी के अंदर मुदाखलत पे। किन चीजों के ऊपर शिकायत करेगा कि उसको किसी बुराई से रोका जाए, उसके लिए उसको गुस्सा किया जाए, उसके लिए उसकी माजरत के साथ की जाए। मेरे पास जी मुझे बिल्कुल आ रही है, मेरे पास भी वही मुसवदा जो है वो खुला हुआ है। कहाँ इसमें लिखा है कि इसमें जो है वो माँ बाप अगर रोकेंगे तो किसी चीज़ से उसको जो है वो उसमें शिकायत का जो है वो शिकायत उसके माँ बाप के खिलाफ की जा सकती है? अगर मुझे प्लीज मेरी रहनुमाई फरमाइए। आप मुझे क्लास 3 में ये बता दें कि इसमें कहाँ लिखा गया है कि इसमें एक्सेप्शनल होगी माँ बाप को? सर आपने अच्छा सर अब अगर मेरी गुजारिश, आपने अभी खुद कहा कि इसमें जो डेफिनेशन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, ठीक है, मेरे सामने इसमें लिखा हुआ है, उसमें है कि जी माँ बाप भी हैं, उसमें दादा दादी भी हैं, उसमें जो भी उस घर में रह रहे हैं मुलाजमीन भी हैं, सारे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर एक घर में, और आपने शायद गुज़िश्ता रोज़ वो वीडियो भी देखी होगी, एक घर में एक बच्चा रह रहा है और उसकी वालिद अपने बायोलॉजिकल फादर नहीं है, स्टेप फादर है, जो उसको मार रहा है। वो हमने सबने वीडियो भी देखी है, फ्रूट खाने पे उसको मार पड़ रही है, ठीक है। तो अगर वो जाके वो कंप्लेंट कर देता है तो उसमें क्या कसूर, क्या गलती है उसमें, या क्या उसमें व्हाट्स रॉन्ग विद इट? अगर मुझे समझा दीजिए उसमें। देखिए ये बात तो आपकी ठीक है, उसके लिए तो हमारे पहले से कवानीन मौजूद है। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं कि ये जो आपकी क्लास 3 है कि जिसमें कोई भी मुतासिरा शख्स जाके थाने में FIR दर्ज कर सकता है। जो वो दर्ज करेगा तो जिस शख्स से तशद्दुद का खतरा हो उसको अल्पी मिल्कियती घर से बाहर निकाल सकता है। उसके हाथ में आप मुझे बताएं, इसमें बड़े बहन भाइयों को, दादा दादी को, नाना नानी को, अम्मी अब्बू को कोई एक्सेप्शनल है? सर मुझे ये बताइए कि अगर एक बाप जो है स्टेप फादर है, आप मुझे ये बताइए स्टेप फादर है की बात मैं नहीं कर रहा, स्टेप नहीं फादर सर, तो नहीं सर एक्सेप्शन कैसे है सर? अच्छा चले सर, छोड़े नहीं सर, होता है सर, अच्छा चले 4% होंगे। मैं कहती हूँ अभी आपने नहीं सर, गुजारिश सुनिए ना, गुजारिश सुनिए सर, गुजारिश सुनिए ना। आम लोग भी स्टेप फादर स्टेप चाइल्ड वाला रिलेशनशिप चले छोड़ दें, मैं उसको छोड़ देती हूँ। आप मुझे बताएं जो इस तरह की रिलेशनशिप होगा कि जहाँ पे आपने खुद ही कहा कि मुलाजमीन है, मुलाजमीन को अगर मारा जा रहा है, हमारे सामने कितनी वीडियोस आई हैं, वो एक लॉयर ने और उसकी बीवी ने जो है मार। सर मेरी गुजारिश सुन लेना, सर मेरी गुजारिश तो सुन लीजिए ना, प्लीज गुजारिश सुन लीजिए। तो अगर उन एक्सेप्शनल केसेस के लिए ये आया है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें मैं जो आप क्लॉज 3 का कह रहे हैं उसमें आ रहा है सर मैं वही बात कर रही हूँ, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड वर्बल अब्यूज where the aggrieved individual suffers from a pattern of degrading or humiliating conduct of respondent and includes but not limited। उसमें ख़वातीन के लिए है कि जी अगर जो आप, मेरे ख्याल उसमें बहुत ज़्यादा जो शोर मच रहा है, threats to cause physical pain to spouse or other members of shared household, threats of divorce और second marriage, इस पे मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा सवालात आप लोग उठा रहे हैं। उसके अलावा जो है विलफुल और निगलेक्ट, अबैंडनमेंट ऑफ अ ग्रीव्ड पर्सन, बहुत मतलब इसमें मुझे तो कोई चीज़ नहीं लग रही। जहाँ साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ, फिर आगे चलती हूँ। जी आप मुझे बताएं ना, आप मुझे इसमें ये बताएं कि इसमें अगर वालिदैन अपने बच्चों को तादीब करें, बुराई से रोके, उनकी प्राइवेसी को जानने की कोशिश करें, सर ये कहाँ लिखा है? सर आप क्लॉज खोल लीजिए ना, मुझे बता दीजिए कहाँ लिखा है। कोई एक्सेप्शनल है सर? मैं तो आपसे कोई बहस नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए। आप खोल लीजिए बिल और मुझे दिखा दें किधर है। आप ऐसे इसको इग्नोर कर रहे हैं जैसे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है और हम गलत साइड पे। मुझे तो मैं कह रही हूँ आप मुझे नेगेट कर दीजिए ना सर। मैं तो कह रही हूँ मैं अपनी दुरुस्त सर, मैं तो सर आप मेरे बड़े हैं, मैं तो कह रही हूँ आप मेरी रहनुमाई फरमाइए, मैं आप लोगों से सीखती हूँ। एजाज साहब की तरफ चलती हूँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, बहुत शुक्रिया। तो मुझे इत्तेफाक है कि है, लेकिन उसको हल करने के लिए आप अपने अकीदे, अपने अक़दार, मेरा ख्याल है सेनेटर साहब को शायद आवाज। जी 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 बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। मैंने भी कोशिश की है इस सारे बिल को देखने की और पास होने के बाद तफसीलन इसे देखने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि कोई
स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया जा सकता हो कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई चीज़ है। ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे मुआशरे के अक़दार और रिवायात का, हम बहुत लंबा अरसा ग़ुलामी में रहे, ठीक है, हिंदुओं के साथ इख्तलात में रहे और वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जहाँ तक कुरान और सुन्ना के ख़िलाफ़ जाने वाली बात है, मैं अभी उसे समझना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हमारा आइन ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्ना के मुनाफी नहीं बन सकता। इसीलिए इसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ भेजा गया है कि वो रहनुमाई कर दें कि अगर इसमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ है जो कुरान और सुन्ना के मुनाफी है या माँ बाप के किरदार को महदूद करती है बच्चों के लिए। देखिए, एक है बालिग 18 साल की उम्र से ज़्यादा, एक है नाबालिग। उस हमारे माशरती ढांचे के अंदर रिश्तेदार भी हमारे माँ बाप के साथ रह रहे होते हैं और बाज़ औक़ात वो रिश्तेदार हुदूद से तजावज़ कर जाते हैं और बहुत सारे और बच्चों की सबसे ज़्यादा जो आपने देखा है कि वो उन्हें सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है, उनके कोई करीबी बिल्कुल होते हैं, वो में भी यानी माँ बाप के अलावा बहुत करीबी लोग होते हैं। इसलिए सोसाइटी के अंदर एक मजबूरी तौर पे इस बात का ख्याल रखा गया है कि ऐसी रवायात को, ऐसे अक़दार को उनकी यानी हौसला शिकनी की जाए और अगर यानी जिस तरह मुश्ताक साहब फरमा रहे हैं कि कहीं माँ बाप का वो रोल महदूद किया जा रहा है तो उसकी वो उस तरह निशानदेही करें जिस तरह आपने सवाल करके उन्हें पूछा है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि पंजाब के अंदर एक कानून पास हुआ कि अगर बेटा अपने माँ बाप को घर से निकाल दे तो जो माँ बाप हैं, चाहे उसकी मलकियत हो बेटे की घर, चाहे किराए पे हो, वो उसको नहीं निकाल सकता माँ बाप को और 1 साल की सज़ा या जुर्माना है उसे और वो डिप्टी कमिश्नर के पास बराह रास्त किसी बगैर वकील के वहाँ जा सकते हैं। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, यही बच्चों की तरफ तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए और वो बच्चों को चेक कर सकें। एक चीज़ है जो मैं पॉइंट आउट करता हूँ, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के आइली कवानीन के अंदर यानी दूसरी शादी जो है उसकी एक लाजमी कर दिया गया कि आप पहले बीवी से इजाज़त ले लें, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर कितने लोग हैं कि जो वो इजाज़त लेते हैं। इसमें यह है कि वो तज़किरा नहीं किया जा सकता उसके सामने। चुनांचे ये मुझे एतराज़ है कि अगर वो तज़किरा नहीं करेगा, वो इजाज़त नहीं लेगा तो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, लामहला वो एक ऐसे रास्ते की तरफ जाएगा कि जो खामोशी से लोग खुफिया तरीके से कर लेते हैं। मैं आपकी ज़रा अगर इसमें आप जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है सेक्शन 3 का जो सेक्शन 3 का क्लॉज 3 का सेक्शन 4 थ्रेट्स ऑफ डिवोर्स और सेकंड मैरिज, आगे सुने, ऑन बेसलेस एक्यूजेशन ऑफ इंसैनिटी और इनफर्टिलिटी, कि अगर आप उसको ये कहेंगे कि आप पागल हैं या आप बांझ हैं तो तब जो है ये इस जुमरे में जो है वो आता है। आगे उसकी तशरीह की गई है सर। लेकिन मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ और वो बंदा ना हो इस तरह, इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ भेज दिया गया है, जहाँ पर पाकिस्तान के तमाम उलमा की एक इज्तिमा मौजूद है, आपको वो इसके ऊपर गाइड कर देंगे। आप एक बहुत, आई कंसिडर यू वेरी एजुकेटेड, रिलीजियसली एजुकेटेड एंड वर्ल्डली एजुकेटेड पर्सन। मुझे बताइए, अगर उन्होंने कहा है थ्रेट्स ऑफ डिवोर्स और सेकंड मैरिज, ये गुनाह है सर, इस बेसिस पे तलाक की बांझ हो जबकि तुम नहीं हो, तुम पागल हो जबकि तुम नहीं हो, तलाक की धमकी देना गुनाह है। तो फिर ये इसमें मुनाफी क्या है, मुझे बताइए। मुनाफी सिर्फ इतना सा है कि अगर वो तस्करा करे। सर तस्करा नहीं करे, उसमें ये है कि थ्रेट्स ऑफ डिवोर्स में शर्मिला कर जाती है, यानी धमकी देना तो सिरे से दीन के अंदर गुनाह। थ्रेट्स ऑफ डिवोर्स और सेकंड मैरिज ऑन बेसलेस एक्यूजेशन ऑफ इंसैनिटी और इनफर्टिलिटी, ये इसमें कुरान सुन्नत के क्या मुनाफी। अगर एक औरत नहीं है और उसको आप ये थ्रेट्स दे रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम बांझ हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हारे ऐसे ही तुम पागल हो, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? डॉक्टर मारिया, मैं बात करूं जरा? जी सर, मैं जरा एक शर्मिला साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, आपकी तरफ आती हूँ। मैं जरा तमाम गेस्ट को शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। शर्मिला साहिबा, क्या आपको आवाज़ आ रही है? शर्मिला साहिबा, मुझे आवाज़ आ रही है। जी जी, मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पे इस डिबेट चल रही है कि जी जो ये थ्रेट्स ऑफ डिवोर्स और सेकंड मैरिज ऑन बेसिस एक्यूजेशन ऑफ इंसैनिटी और इनफर्टिलिटी, इसमें क्या गलत है?
ये कहा जा रहा है कुरान और सुन्ना की ये मुनाफी है, किस तरह मुनाफी है, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ। जी बहुत शुक्रिया मारिया। मेरा ख्याल है कि इस पूरे बिल को बहुत गलत कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिया जा रहा है। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं तो ये घरेलू तशद्दुद सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं है, इसमें बेटे का भी जिक्र किया गया है। घरेलू तशद्दुद एक मर्द या एक लड़के के साथ भी किया जा सकता है, इसमें मुलाजमा का भी जिक्र किया गया है। किसी के डोमेस्टिक वायलेंस मीन कि मियाँ बीवी का एक दूसरे का तशद्दुद, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जा रहा है कि शायद ये घर उजाड़ो कोई कानून लेकर आ गए हैं, या इसमें आप डिवोर्सेस को फरोग देंगे, या इसमें आप न जाने किस किस्म की हुई हो रही। एक बड़ा अहम मसला है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बड़े सगीर के अंदर, दुनिया के इवन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर हमने देखा है कि घरेलू तशद्दुद होता है और एक बहुत बड़े पैमाने पे होता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो। और इसको जो तरक्की पजीर मुल्क हैं या जो ममालिक अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं वो उसके ऊपर कानून साजी करते हैं। यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा मसला बना। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ, सिंध के अंदर ये कानून 2013 में आ चुका है और नाफिज़ अमल है, ठीक है। बाकी सूबों में पंजाब के अंदर आ चुका है। अब मुझे समझ एक चीज़ नहीं आ रही है कि अगर घर में फॉर एग्जांपल मर्द बीवी पे तशद्दुद करता है, या बाप बेटे पे करता है, या बेटी पे करता है, या कोई घर वाले किसी मुलाजमा पे करते हैं, तो ये किस तरीके से एक घर की बात हो कि इसको छुपा के रखो, इसको बाहर ना लेके जाओ। ये मतलब ठीक है, एक चीज़ होती है कि आप जब कोई कंप्लेंट फाइल करने जाते हैं तो वो आखिरी हरबा होता है, उससे पहले आप बैठ के सालिसी का भी किरदार अदा करते हैं, आप घर का मसला घर में हल करने की कोशिश करते हैं, आप ये भी कोशिश करते हैं कि सुलह सफाई हो जाए। लेकिन जब मामला इस नहज तक पहुंच जाए जहां पर ये सारे हरबे जो हैं वो फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं, आप उसके ऊपर कोई ऐसा मैकेनिज्म बहुत जरूरी है कि जहां पर जाके ये मसला हल हो। जी, अगर मेरा मियाँ मुझे मारता रहेगा बारहा मेरे समझाने पे या मेरे घर वालों के समझाने पे या उसके समझाने पे, तो कोई मेजर मैं कहाँ जाऊंगी उसके बाद? अगर ये मसला घर में हल नहीं हो रहा, सालिसी से हल नहीं हो रहा, तो फिर मेरे कोई ऑप्शन नहीं जहाँ मैं जाके कंप्लेन करूँ आपको हल करूँ। इसलिए ये कानून साजी की जाती है। लेकिन मुझे दुख और अफसोस इस बात का हो रहा है कि मर्द हजरात जो देखने में तो माशाल्लाह पढ़े लिखे भी लगते हैं और समझदार भी लगते हैं, लेकिन इसको निकाल के न जाने किस कॉन्टेक्स्ट से निकाल के कहाँ ले गए, कहाँ जाके इन्होंने इस्लाम से इसको जोड़ दिया और नफरत कर दिया। इस्लाम में तो कहीं भी नहीं लिखा कि आप अपने घर वालों पे तशद्दुद करें या मुलाजमाओं पे तशद्दुद करें। इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है जो कहता है कि हर प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं और हर किसी से आराम से तमीज से बात करें। यहाँ तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा है कि बिल्ली को भी अगर आप मारो तो प्यार से करो, बिल्कुल ठीक है, उसको चोट ना लगे। मैं जरा सेनेटर मुश्ताक साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मैं जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूँ। जी मुश्ताक साहब, आप कुछ आप जो कहना चाह रहे थे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो इजाज़ चौधरी साहब कह रहे थे कि इसमें बता दिया जाए कि कौन सा चीज़ गैर इस्लामी है, तो मैं इनको बता देता हूँ। आप देखें नंबर 5 पे आप डिफिनीशंस में चले जाएं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ठीक है। उस डोमेस्टिक रिलेशनशिप में लिखा गया है कि इसमें वालिदैन, बच्चे, घर के तमाम अफराद शामिल हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक वालिदैन अगर इस्लाह के लिए अपने बच्चों की तादीब करता है, बच्चों के ऊपर गुस्सा करता है, या बच्चों के ऊपर कोई और ऐसी वो करता है जिससे उनकी इस्लाह मकसूद हो, तो क्या इसमें वालिदैन को मुजरिम करार नहीं दिया गया है कि अपने बेटे की या बेटी की शिकायत पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है? ये जुर्म करार नहीं दिया गया क्या वालिदैन को, बड़ों को कटहरे में खड़ा नहीं किया? मुझे इजाज़ चौधरी साहब इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल बड़ों को कटहरे में नहीं खड़ा किया गया। आप बिल्कुल इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। यानी खुदा के लिए आप मुझे बताएं। देखें मुश्ताक भाई, प्लीज लिसन, आप सुनने की भी सलाहियत पैदा करें। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मुझे बताइए कि कोई कुरान अज़ीमुश्शान की नसे सरीह इससे मुतासर हो रही हो? मुझे ये फरमाइए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई वाज़ेह हिदायत इससे मुतासर हो रही हो? आपको वालिदैन इससे मुतासर हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है, आप पहले उसको समझ लें
کہیں پر والدین کو مجرم نہیں قرار دیا جا رہا. اس بڑے کو سنیں میری بات, اس بڑے کو یعنی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا جو ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ اور زیر دست لوگوں کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے جو آخری بات کہی وہ یہ کہی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, یعنی نماز اور جو تمہارے زیر دست ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر زیر دست لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, یعنی ان کے تحفظ کی کوئی بات کرتا ہے یہاں پہ؟ میرے بھائی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں, میں تو اپنے آپ کو اتنا کمانڈ اور کنٹرول نہیں رکھتا دین کے اوپر. آپ نے اعتراض اٹھا دیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل تک کیوں, وہ ادارہ یعنی 60s کا 50s کا بنا ہوا اسی لیے ہے کہ اہل دین کا وہاں پہ مجمع ہے. ان سے پوچھ لیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی. آپ انتظار کر لیں اس کی رائے کا. دیکھیں نا, یہ میری اور آپ کی رائے کے اوپر اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. میری اور آپ کی رائے پہ فیصلہ. آپ دیکھیں نا, آپ اس بات کو اس کی خوش آمدید کہیں, اس بات کو کہ اس کے اوپر کوئی ضد نہیں ہم ڈال رہے, اسے کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں بنا رہے, ہم مشورہ کر رہے ہیں. آپ مشورہ آ جانے دیں, اس کے بعد اس کے اوپر بیٹھ جائیں. میرا مشتاق صاحب سے ایک سوال ہے. مشتاق صاحب جواب ذرا سن لیں. جی دیکھیں, آئیڈینٹیکل بل پنجاب اسمبلی نے اسی طرح پاس کیا ہے جو کہ اس وقت پورے پنجاب میں نہیں, صرف ملتان میں انہوں نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے نافذ کر دیا ہے. اسی کے اوپر آلریڈی شدید ناراضگی اور ریزرویشن اسلامی نظریاتی کونسل کی آ چکی ہے. آ جانے دے نا, رائے آ جانے دے, آپ بھی انتظار کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ اجاز چودھری صاحب مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ہم زیر 10 لوگوں کے ساتھ ظلم, میں نے تو کہا کہ ڈومیسٹک وائلنس ایک حقیقت ہے, اس کا حل نکالو. اسلام اور اپنے اقدار, روایات اور کلچر کے فریم میں تو یہ نہیں دیکھیں, اسلام کے ساتھ اقدار اور روایات کو شامل نہ کریں. مشتاق صاحب, یہاں پر میں آپ کو بتاؤں, آپ کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اقدار اور روایات کو اسلام کے ساتھ شامل نہ کریں. میری اپنی اقدار اور روایات ہیں, آپ کی اپنی اقدار اور روایات ہیں. جب آپ اقدار اور روایات کی بات کریں گے نا تو میں آبجیکٹ کروں گا آپ کو. دیکھیں, یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ سینٹ میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھیجے تو آپ مذاق اڑا رہے تھے. جب آپ نے وزیر اعظم نے وہ بات مان لی اور اس کو نظریاتی اسلامی, آپ کا مذاق نہیں کسی نے اڑایا. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ یہ ہم نے ایک اور جو عالم دین تھے انہوں نے براہ راست ایک معزز خاتون رکن کے اوپر حملہ کیا تھا اپنے الفاظ کے ساتھ, اس پہ مذاق اڑایا تھا. آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں اس بل کے بارے میں, وہ ڈسکس کریں گے. دیٹ اینڈ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا, ایک شک جس کے بارے میں بہت زیادہ سینیٹر مشتاق صاحب بات کر رہے ہیں وہ آبویسلی جو پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ذرا میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں. Repeated exhibition of obsessive possessiveness or jealousy causing repeated invasion of the victim's privacy, liberty, integrity and security. اچھا مشتاق صاحب, اس میں مجھے یہ بتائیے, اس کو بچوں کے سے کیوں جوڑا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے جی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ خدا نخواستہ گھر پہ لے آئیں یا چیک نہیں رکھا جا سکتا. کیا یہ ماں باپ جو کہ بیٹے کے ساتھ رہ رہے ہیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اس پہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہو ہے. سر مجھے پلیز سوال کرنے دیں. سر مجھے پلیز سن رہے ہیں, مجھے پہلے میرا سوال کرنے دیجئے کہ آپ اس میں اگر آپ سیکیورٹی جو ہے وہ بہو کی وجہ سے ساس کی سیکیورٹی جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہے, وہ اس کو جو ہے وہ یا بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کو گھر سے نکلنے نہیں دے رہا, یا مطلب اور بہت سارے ایشوز ہیں. وائی از دس اسپیسیفکلی بینگ ٹیکن کہ یہ بچوں کو اس لیے بے راہ روی کی طرف جو ہے وہ رائج کر رہا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ گھر پہ لے آئیں گے, ماں باپ پوچھ نہیں سکیں گے. یہ کہاں لکھا ہے سر, کیوں غلط اس میں جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, میں اجاز چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ان کو سورہ نساء کی آیت نمبر 34 یاد ہے؟ نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. 34 ہاں یاد نہیں ہے. 34 میں آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. جی سنائیے. مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. پھر نیک عورتیں تابعدار ہوتی ہیں کہ مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کی حقوق کی حفاظت کرتی ہیں, اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ
और बिस्तर में उन्हें जुदा कर दो और मारो, फिर अगर वो तुम्हारा कहा मान जाए तो उन पर इल्जाम लगाने के लिए बहाने तलाश मत करो। अब आप मुझे ये बताएं, वल्लाह अज़ीम आपने आयत का तर्जुमा बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा है और इस पे कहीं इसका इतलाक नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको बिल्कुल सही पढ़ा, कहीं से इतलाक नहीं हो रहा। आपको यही तो यानी आपको ये मुश्ताक भाई आपको ये नहीं पता कि हमारे जो यानी बेपढ़े लिखे, नहीं आप नहीं सुनते, बेपढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, न दीन का फहम उनके पास है, न दुनिया का फहम है, और आपको पता नहीं है कि वहाँ पर लोग क्या करते हैं। अच्छा जी, करें जी, करें आप कीजिए। हमारी खातून भी हैं जिनकी तरफ जाना है, मुझे शर्मिला साहब नहीं, आप बात मुकम्मल कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, नहीं आप तो मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे। मुश्ताक साहब कंप्लीट कीजिए, मुश्ताक साहब कंप्लीट कीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें इस बिल के अंदर वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज कुरान के और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैं। इसमें बहुत सी चीजें कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं। हम ये कहते हैं, मैंने उस वक्त भी ये कहा कि आप इसको आर्टिकल 229 के तहत इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेजें ताकि जो अच्छी चीजें हैं उसकी वो बाकी रह जाएं, और जो चीजें ऐसी हैं जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं उसको वहां से निकाल दिया जाए। यही मुतालबा था जो उस वक्त मैं कर रहा था, और मैंने अपनी सेनेट की तकरीर के इब्तिदा में भी और आखिर में भी ये कहा। चलें जी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के पास चला गया। मैं शर्मिला साहब की तरफ चलती हूँ। मैं जरा शर्मिला साहब की तरफ, ये जो घर के अंदर आपने सबको ये इख्तियार दिया है कि वो जाके FIR दर्ज करें, जाके रिपोर्ट करें, और बाहर से थर्ड पार्टी आए और इंटरवीन करे घर के अंदर। उसके नतीजे में आपने नाना नानी, दादा दादी, वालिदैन को, माँ और बाप को और औलाद को सबको एक दूसरे से मुकाबिल कर दिया है। मुकाबिल कैसे कर दिया सर? मैं जरा जाती हूँ, मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाती हूँ ना, जरा मैं शर्मिला साहिबा की तरफ जाती हूँ, मुझे जरा इजाजत दीजिए ना। खत्म कर दी उसके जरिए से। अच्छा, वो सारे अहकामात मियाँ और बीवी के दरमियान है जो आपने सूरह निसा की आयत पढ़ के उसका तर्जमा किया है, और ये बिल बेशुमार घर के अंदर रहने वालों के लिए है। मैं जरा शर्मिला साहिबा की तरफ, अच्छा मुश्ताक साहब इजाजत दीजिए ना, जरा शर्मिला, हमारे पास एक और गेस्ट भी है ना सर, हमारे पास एक और गेस्ट भी है। इसको हर चीज़ को शर्मिला साहिबा जोड़ जाड़ के जो है वो खातून से जो है वो जोड़ा जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही इसमें क्या है। जिस चिट पे इतना ज़्यादा शोर मच रहा है कि जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लें, प्राइवेसी की जो है वो बात की गई है, तो प्राइवेसी एक माँ की भी हो सकती है। शायद वो बहू जिसके घर में वो रह रही है उसको प्राइवेसी ना दे, या प्राइवेसी जो है वो एक आपका जो मतलब एक जो बच्ची है जो कि स्टेप फादर के घर में रह रही है उसकी प्राइवेसी भी हो सकती है। ये इसको बेरार रवि से क्यों जोड़ा जा रहा है? शर्मिला साहब अगर आप समझ सकी हैं तो मुझे प्लीज बता दीजिए। मारिया, मुझे तो बिल्कुल भी ये जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात हो रही मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि ये बिल की जो असल नौयत है, ये जो असल मकसद है करने के लिए, ये ना जाने कहां से कहां बातें ले जा रहे हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म के इश्यूज उठाए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल बिल जिसके अंदर एक घरेलू तशद्दुद की डेफिनेशन दी गई है और कहा गया है किसी के ऊपर भी अगर घर के अंदर तशद्दुद हो तो उसका मैकेनिज्म ये तरीके से कंप्लेन होगी, क्या सजा है, क्या फाइन है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। इसके अंदर ये चीजें ले आना कि जी ये तलाक को फरोग देगा या ये किसी और, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट लाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा। ये जब आपने किसी बात को डिफीट करना है या किसी बिल को ट्रैश करना है तो फिर आप उस किस्म की गुफ्तगू करते हैं और इधर उधर की बातें लाके इस तरह, तो फिर आप पाकिस्तान में जो हर बिल है आप उसको ट्रैश कर दें। पाकिस्तान के अंदर जो भी कानून साजी हो रही है आप उसको कह दें कि जिससे ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा। मुझे याद है कि जब मैं सिंध चाइल्ड मैरिजेस एक्ट 2013 लेकर आ रही थी तो ये कहा जा रहा था कि जनाब इसमें तो ये होगा कि आप बच्चों की शादियां ही नहीं होने देंगी। अगर आप कह रही हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं हुई तो ये तो आप फिर घर में बच्चों को बैठा देंगी। तो देखें ये जो एक कंसेप्चुअली गलत चीजें जो कही जाती हैं मिसलीड करने के लोगों को, ये बहुत गलत है। अब आपके मेहमान कहते हैं कि कुरान और सुन्ना के खिलाफ अगर कोई शिक है तो देखिए पाकिस्तान का कुरान और सुन्ना के खिलाफ तो कोई कानून साजी हो नहीं सकती पाकिस्तान के अंदर। और जाहिर बात है जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं उन्होंने ये बिल पास किया है वो सारे मुसलमान हैं, और जिन्होंने पास किया है वो भी जानते हैं कि कुरान और सुन्नत के अंदर सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, और ये बिल वेट भी हुआ होगा लॉ डिपार्टमेंट से, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से और कंसर्न डिपार्टमेंट से वेट होके फिर ये सेनेट या नेशनल असेंबली के अंदर आता है। ऐसा नहीं होता किसी ने कानून बनाया वो असेंबली में आया वो पास हो गया, इस तरह नहीं होता।
इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंट्स इसे क्लियर करते हैं, फिर जाके कहीं वो असेंबली के अंदर आता है। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो किसी कुरान और सुन्ना के खिलाफ तो खुदा न खास्ता कोशिश नहीं जा रही है, फिर वो आइन और कानून के मुताबिक हो। सो ये कहना ठीक है, चाहे ये भी काम हमारे आइन के अंदर है कि आपने काउंसिल ऑफ इस्लामिक काउंसिल के पास जाके, आइडियोलॉजी के पास जाके इसको ये भी मैं बताती हूँ कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक की जो भी राय आएगी that is not binding on the assembly. That is not binding on the assembly. बिल्कुल ठीक है, आखिर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि अब्यूज़ चाहे किसी फॉर्म में भी है, चाहे बच्चा जो है वो दादा दादी पे कर रहा है या दादा दादी जो है वो बच्चे पे कर रहे हैं, वो कौन से इक़दार की पासदारी है, या कोई भी, या हस्बैंड वाइफ पे कर रहा है, या फॉर दैट मैटर वाइफ अगर हस्बैंड पे कर रही है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन में जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको लिखा हुआ है, कहीं उसमें स्पेसिफाई नहीं किया, मीन्स वुमन, चाइल्ड, एनी वनरेबल पर्सन, उसमें तो सभी आ जाते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि इसका जो क्लॉज नंबर 3 है, जो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब भी बहुत बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी जो इसके नाक़दीन हैं वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, और अगर कहेंगे तो शिक बाय शिक पढ़ के भी बता देंगे या बात भी कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, या इसको फिर वो जिस तरह शर्मिला कह रही हैं, जिस मर्जी आप उसमें ले जाएं, किसी भी कानून को अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करें तो वो कहीं भी जो है वो जा सकता है। अच्छा मुश्ताक साहब, आप अभी ये बात कर रहे थे इकोनॉमिक अब्यूज़ की, सर जहाँ इसमें लिखा है इंक्लूड्स इंटेंशनल डेप्रिवेशन ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज और प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यू एक्सेस टू सच रिसोर्सेज टू विच अग्रीव्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड और अंडर एनी लॉ और कस्टम फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड। दो चीज़ें, अभी हालिया दिनों आपने देखा कि बहन ने भाइयों से अपना शेयर मांगा तो उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। एक औरत को भाइयों ने कोई 20 साल जो है वो एक कमरे में संगली से बांध के रखा कि उसको उसका हिस्सा ना देना पड़े, उसकी शादी ना करनी पड़े। इसके अलावा आपने वो केसेस देखे होंगे कि जिसमें मर्द हजरात जो हैं वो अपनी माओं से, बहनों से, फादर से जो है पैसे छीन लेते हैं, या लाइकवाइज बेटियां इस तरह करती हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ जो है वो गलत है या अगेन कुरान और सुन्नत के मुनाफी, अगर मुझे एक्सप्लेन कर दें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ये बात की कि इसमें कोई चीज भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं, आपने फैसला सुना दिया, आप मुझे साबित कर लें कैसा कुरान और सुन्नत के खिलाफ। मुझे आप बताइए ना, कुरान और सुन्नत जी बताएं मुझे आप। सर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ ना, इसलिए कह रही हूँ, आप बताइए कौन सी है। फैसला दे दिया ना सर, आप बताइए ना, तो मैं तो पूछ, आपने भी फैसला दे दिया सर, आपने फैसला दे दिया ना, तो मैं आपसे कह रही हूँ आप दलील के साथ, आपसे मैंने सर मैं कह रही हूँ आप दलील के साथ मुझे बताइए। इसमें लिखा है कि आप तोहमत नहीं लगा सकते, आप थ्रेट नहीं कर सकते, आप थ्रेट नहीं, सर आप थ्रेट, सर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, सर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप उसका जवाब नहीं देते। आप मुझे बताएं, एक आदमी थ्रेट कर रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा क्योंकि तुम पागल हो, क्योंकि तुम बांझ हो, औरत नहीं है, इसमें क्या गलत है? एक आदमी जो है वो ये कह रहा है कि जी मैं जो है वो सास जो है, बहू जो है वो सास की जो है वो उसको सोने नहीं दे रही, उसको कमरे से निकाल देती है, इसमें क्या गलती है? इसमें कौन सी प्राइवेसी जो है वो इन्वेड, क्या नहीं हो रही प्राइवेसी इसमें इन्वेड? जी बताइए। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या इस बिल के मुताबिक अगर कोई वालिदैन अपने औलाद को इस्लाह के लिए उसको ऊपर गुस्सा करे, इसलिए इसमें साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज की बात, आप मुस्तकिल फिजिकल अब्यूज पे बात कर रही हैं, साइकोलॉजिकल और इमोशनल अब्यूज की बात की गई है, और वो औलाद अपने वालिदैन के खिलाफ रिपोर्ट कर ले, तो क्या इस कानून के मुताबिक उन वालिदैन के हाथ में कड़ा डाला जा सकता है, उनको अपनी मलकियती घर से निकाला जा सकता है, उनको 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने दिया जा सकता है जब उनके ऊपर साबित हो जाए? आपका सर आपका सवाल हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताइए, वो वीडियो आपने देखी होगी ना जिसमें सुतेला बाप मार रहा है बच्चे को, मुझे इजाजत दीजिए सर, मैंने आपकी बात बड़ी आराम से सुनी, प्लीज इजाजत दीजिए। वो मार रहा है कि तुमने सेब खा लिया, ठीक है, उस पे अगर उसकी माँ पुलिस बुला लेती है या बच्चा पुलिस बुलाता है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट? एक बहन अगर अपना हिस्सा मांग रही है, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसमें उसकी इस बिल में उसकी प्रोटेक्शन है, इसमें क्या गलत है? एक आदमी नशा करता है, अपने माँ बाप से पैसे लेके चला जाता है, उसमें उनकी सिक्योरिटी है, तो फिर सर आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। जो विरासत के कवानीन हैं
उसमें तो पहले से ये प्रोटेक्शन मौजूद है, ये हुकूमत और रियासत की अहलियत को ये हुकूक नहीं दे सकती। मेरे वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैंने तो ये कहा है सर, मैं तो यही आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं ना मुनाफी है कि इसमें इकोनॉमिक अब्यूज की बात की है, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ इसमें अब आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी मौजूद है, मुनाफी नहीं है, तो आप तो फिर बात आप भी मान रहे हैं ना कि गलत इस पे जो है वो एलिगेशंस लग रही हैं। ऑलरेडी बहुत से कवानीन के अंदर मौजूद हैं, असल चीज तनफीज का है, विरासत के कानून पर हुकूमत क्यों अमल नहीं करती? सर मेरी बात सुने, तो फिर आप ये मान गए, हमने तो हुकूमत से मुतालिबा किया है। मुश्ताक साहब, फिर तो आप ये मान गए कि इसमें कुरान और सुन्नत के मुनाफी कुछ नहीं है। लाजिम कर लें कि जब तक मुश्ताक साहब फिर आप मान गए हैं, मुश्ताक साहब फिर तो आप ये मान गए हैं ना। अभी तो थोड़ी देर पहले आप इस पे सवालात उठा रहे थे कि इकोनॉमिक अब्यूज का क्या मतलब है, अब आप मान गए हैं कि इसमें कुरान और सुन्नत की मुनाफी नहीं, रेपिटेशन ऑफ लॉ हो रहा है, आप तो ये बात कर रहे हैं। आप अपनी बातें मेरी मुंह में ना डालें। मुंह में नहीं डाल रही, आपने अभी कहा इसमें कुरान, आपने अभी कहा ये तो कानून जो है वो मौजूद है। जी साहब, बन गई है। अच्छा नहीं, मैं सर ना मैं कानून और सुन्नत की माहिर बनी हूँ, लेकिन आपका मसला आपके सर मसला ये है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब नहीं है, इसमें नाराज होने की तो बात नहीं है। जी जा साहब, आप मुझे बता दें कहाँ लिखा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घर में ला सकते हैं, माँ बाप सवाल नहीं कर सकते? बता दें, आप बता दें, इसमें डिवोर्स कैसे हो जाएगी? सर आप मुझे बता दीजिए ना, इसमें डिवोर्स कैसे होगी? सर मुझे बताइए डिवोर्स कैसे होगी? वालिदैन अगर औलाद को डांटे और औलाद हाँ सर अपनी मर्जी, उसके हाथ में डांटने में और ब्रूटली मारने में फर्क होता है। 1 लाख रुपए जुर्माने, डांटने में और मारने में फर्क होता है। कि आपने वो नहीं वीडियोस देखी हैं जिसमें घरेलू मुलाजमा इतनी सी बच्ची पे तशद्दुद किया गया, उसके बाल मुंडवा दिए गए, उसको मार दिया गया, क्या वो इसमें नहीं आती? क्या गलत है इसमें? जी सर देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर रियासत की नाकामी मैं यही कह रही हूँ, फिर आपने मेरी बात की तायीद कर दी ना, फिर तो तायीद कर दी कि कुरान और सुन्नत की मुनाफी नहीं है, इसमें रेपिटेशन है। ये आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन इसकी मजमूई रूह जो है उसको अगर नाफिज कर दिया जाए तो आपका फैमिली सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये एक टाइम बम है, इसीलिए तो वज़ीर-ए-आज़म ने इसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेज दिया। और वो बाइंडिंग नहीं है, कुरान सुन्नत के खिलाफ नहीं है, तो वज़ीर कौमी असेंबली ने तो ऑलरेडी ये पास किया था, सेनेट ने भी पास कर दिया छोटे मोटे अमेंडमेंट के साथ, तो इसको क्यों इस्लामी नजरियाती कौंसिल भेज दिया गया? देखें, मैं अर्ज करता हूँ क्यों भेजा, इसलिए कि लोगों की तसल्ली और तशफ़ी हो जाए और उनकी राय भी सामने आ जाए इज्तिमाई तौर पे। लेकिन मैं फिर ये अर्ज़ करूँगा कि कोई ऐसी चीज़ इसमें पॉइंट आउट नहीं हो सकी जो इश्कालात आपके हैं। मेरे तजर्बात ये हैं कि यानी औलाद जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनके साथ बहुत ही ख़राब सलूक करते हैं। मेरा तजर्बा ये है कि कवानीन होने के बावजूद बड़े बड़े जय्यद उलमा और दीनदार लोग अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देते। मेरा तजर्बा ये है कि ज़रा थोड़ा सा किसी को गुस्सा आ जाए, वो यानी अपने मुलाजिम को उसकी धुनाई करके रख देता है। यानी मेरा तजर्बा ये है कि जितने यानी गरीब और पसमानदा लोग हैं उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। इस बेदरेग तरीके से लोग उन्हें मारते हैं और उनकी आवाज़ भी उठने नहीं देते हैं। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि अगर तो कोई ऐसी चीज़ आप सामने ले आएँ कि जो बाक़ायदन कुरान और सुन्नत के मुनाफी है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ सेनेटर की हैसियत से कि हमें कोई एतराज़ नहीं होगा इसमें तरमीम लेके आने का। और मुश्ताक साहब सेनेटर हैं, इसमें तरामीम लेकर आ जाएँ। मैं अपने आप को कोई बहुत अक्ल कुल नहीं समझता और मैं किसी आलिम दीन के मनसब पे फायज नहीं हूँ। मैं अपनी सारी सियासी ज़िंदगी जिन तजर्बात से गुजरा हूँ, जो मुआशरे के अंदर जुल्म और नाइंसाफ़ी है, उसमें जो कमज़ोर लोग हैं उनकी हिफाजत करना, कानून साजी और फिर उसके ऊपर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ज़रा शर्मिला साहबा से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। शर्मिला साहबा ये बताइए कि अब एक्चुअल, बिकॉज जिस तरह साइकोलॉजिकल अब्यूज़ से अगर बचाया जा रहा है या सेक्सुअल अब्यूज़ से बचाया जा रहा है, तो वो बच्चा आमतौर पे देखा प्रेडेटर्स जो हैं वो हिस्ट्री में जाएँ तो उनकी अपनी एक हिस्ट्री होती है। तो ये तो एक इसका जिसको कहते हैं कि एक माशरे में एक बेहतरी पैदा करने के लिए उस सेंस में भी इसको देखा जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने बात की है, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की जो बात हो रही है वो नहीं होती, उसको किस तरह जो है वो यकीनी बनाया जाए। बिकॉज ये चीज़ हमने देखी है कि डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के लॉज अगर मौजूद हैं, आज भी आप थाने में पुलिस को फ़ोन करें तो वो कहते हैं जी घर का मामला आप खुद देखें, या वो इस तरह के आपके सवाल करेंगे कि औरत कहती है मैं ना ही इसमें पढ़ूँ तो बेहतर है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी? एज इट इज़ वेयर एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री।
ये ठीक कहा मारिया, ये तो अनफॉर्चुनेटली एक मेजर इशू रहा है एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर कानून बन जाते हैं लेकिन उसकी जो जिस पे अमल दरामद होना चाहिए उसका एक बहुत बड़ा फुकदान रह जाता है। बिलखुसूस ऐसे मामलात में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है या इनहेरिटेंस के हवाले से हैं या कारोकारी के हवाले से हैं या इवन रेप केसेस के हवाले से, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी ऐसे मामलात हैं जिसको घर में ही रखो, घर से बाहर ना निकालो, बदनामी होगी, टैबू टू इवन टॉक अबाउट इट। लेकिन मैंने ये देखा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स इसमें बेहतरी आई, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, लोग बात करते हैं, आपसे लोग एम्पावर्ड खवातीन जो हैं वो उस पर शोज करती हैं, लोगों में आगाही पहुंचाती हैं। अभी आपके एक मेहमान बात कर रहे थे कि अगर बाप अपने बेटे को इस्लाह करने के लिए डांट रहा है तो ये भी साइकोलॉजिकल अब्यूज में आ जाता है। देखिए, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज में नहीं आता, हर माँ बाप अपने बच्चों की इस्लाह करने के लिए जरूर उनको छोटा मोटा डांटते जरूर, लेकिन साइकोलॉजिकल अब्यूज जब होता है जब कोई बाप या माँ मुस्तकिल किसी बच्चे को हरासा करे किसी वजह से, उसमें आपके सौतेला बाप है, सौतेली माँ आ सकती है, ऐसे हुए हैं केसेस जो जिससे बच्चे की पूरी पर्सनालिटी खराब हो रही हो, बच्चा जो है सहम जाए या बच्चा जाए, उस मरले पे जाके ये कानून जो है वो हरकत के अंदर आता है। मैं अपने बच्चे को अगर डांट दूं, वो कोई गलत काम कर रहा है तो वो साइकोलॉजिकल में नहीं आएगा, वो उसकी इस्लाह के अंदर आएगा। इसमें फर्क, there is a thin line but there is a difference. There's a difference. So अगर एक बच्चा मुसलसल साइकोलॉजिकल या मेंटल अब्यूज हो रहा है और जैसे होता रहा है, ये मेंटल हेल्थ के जो मामला अब उभर के सामने आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करने की जरूरत है, इसको तस्लीम करने की जरूरत है। सेनेटर साहब क्विकली, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि असल में हमारे यहाँ कवानीन के तो अंबार लगे हुए हैं, अमल दरामद नहीं होता। इबलाग के अंदर इतनी कुव्वत होती है कि लोग फिर उसको समझना शुरू करते हैं और फिर वो खुद अपनी विल से उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। बहुत हमें प्रोग्राम जो है एक डिबेट करवाई और कोशिश की हमने कि आप तक जो ये बिल है इसकी हकाइक जो है वो आप तक पहुंचा सकें, और हमारी डोंट टेक आवर वर्ड फॉर इट, आप जाके इसको खुद पढ़ें और अगर आपको कुछ मुनाफी लगता है तो ज़रूर उस पर आप डिबेट करें, पॉइंट उठाएं, लेकिन डिबेट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं होनी चाहिए, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये कवानीन, इस तरह के जो कवानीन हैं वो हमारे असल में जो रवैये हैं वो हमारे इतने बदसूरत रवैये हो चुके हैं, हमारी एक ऐसी, हमारे जो अंदर जो एक बिगाड़ है माशरे में वो इस हद तक चला गया कि हम उसको रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं, और जब ऐसे लॉज हमें आईना दिखाते हैं तो हमें बुरा लग जाता है। ऑन दैट नोट आई क्लोज दिस प्रोग्राम। एजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुश्ताक साहब आपका और शर्मीला साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।